हमारे साथ फ्रेम में शायर हैं और ख़ुद को ओवैसी साहब के चेले कहते हैं। नाम है इनका तौफीक। गंज ये चीख के तुमसे पूछ रहा है योगी जी, यूपी को तुम क्या साहिब। भी मैंने सियासत का सी या आ बी जो भी सीखा है, मैंने वो सिर्फ ओवैसी साहब सीखा है, इसलिए मैं उनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानता हूं। अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे राहुल गांधी हो, इनके अंदर क्या है ना, दिल में कुछ, ज़बान पे कुछ, दिमाग में कुछ। आप समझ रहे, दिमाग में आरएसएस, दिल में बीजेपी, ज़बान पे सेकुलरिज्म। हमारे ओवैसी साहब क्या है, दिल में भी सेकुलरिज्म है, ज़बान पे भी। चाहता तो मैं भी कई पार्टियों में जा सकता था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर जाता तो मैं वो बात ना कह सकता जो मैं ओवैसी साहब के मंच पे खड़ा होकर कह सकता हूँ। मेरे दिल में जो दर्द है मैं कांग्रेस पार्टी के मंच से नहीं कह सकता। पैरों के पीछे तो तुमने बहुत उठाया झंडा। 70 साल से मुसलमान कभी कांग्रेस का, कभी फलां का, कभी फलां का, कभी फलां का झंडा उठा रहा। तब मैं कह रहा हूँ कि गैरों के पीछे तो तुमने बहुत उठाया झंडा, बदले में तुमने क्या पाया, सिर्फ पुलिस का डंडा। बदले में तुमने क्या पाया, सिर्फ पुलिस का डंडा। हमारे साथ फ्रेम में शायर हैं और ख़ुद को ओवैसी साहब के चेले कहते हैं। नाम है इनका तौफीक। तौफीक साहब, ओवैसी साहब का चेले हैं आप और शायरी करते हैं। पहले तो शायरी जो है कुछ सुनाएं। अब आप कह रहे हैं शायरी सुनाने के लिए, तो मैंने भी एक शेर लिखा है जल्दी। कासगंज में जो हमारे नौजवान की जो हत्या हुई, उस पर मैंने एक शेर लिखा है कि अल्ताफ पे जी, कि किए थे वादे क्या तुम उनको भूल जाओगे। मैं सरकार से कुछ कहना चाह रहा हूँ कि किए थे वादे क्या तुम उनको भूल जाओगे। खून बहाकर क्या मेरा अच्छे दिन लाओगे। खून बहाकर क्या मेरा अच्छे दिन लाओगे। कासगंज ये चीख के तुमसे पूछ रहा है योगी जी, कासगंज ये चीख के तुमसे पूछ रहा है योगी जी, यूपी को तुम क्या साहिब गुजरात बनाओगे। प्रदेश के अंदर जो हत्याएं हो रही हैं, जो इनकाउंटर हो रहे हैं, चाहे वो दलित भाइयों के हों, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के हों, चाहे वो हमारे ब्राह्मण भाइयों के हों, तो इस चीज़ को देख के बड़ी तकलीफ़ होती है एक शायर होने के नाते। अच्छा, आप अपने आप को ओवैसी का चेला क्यों कहते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने होश संभाला है, यानी कि मुझे सियासत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। जब मैं अपना इंटर पास करके निकला हूं 2014 में, तो उसके बाद जो भी मैंने सियासत का सी या आ बी जो भी सीखा है, मैंने वो सिर्फ ओवैसी साहब से सीखा है, इसलिए मैं उनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानता हूँ और उन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा है। मैं उनको सुनता हूँ, उनको देखता हूँ, उनकी डिबेट्स देखता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसीलिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। नेता तो जो है उत्तर प्रदेश में योगी साहब थे, अखिलेश, मायावती, उनको क्यों नहीं आपने? देखिए, दो चेहरे होते हैं। हर नेता के दो चेहरे होते हैं, लेकिन ओवैसी साहब के अंदर आप एक बात देखेंगे कि उनके जो दिल में होता है वही उनकी ज़बान पे होता है। अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे राहुल गांधी हो, इनके अंदर क्या है ना, दिल में कुछ, ज़बान पे कुछ, दिमाग में कुछ। आप समझ रहे, दिमाग में आरएसएस, दिल में बीजेपी, ज़बान पे सेकुलरिज्म। हमारे ओवैसी साहब के क्या, दिल में भी सेकुलरिज्म है, ज़बान पे भी सेकुलरिज्म है। तो ये फ़र्क है, इसलिए मैंने ओवैसी साहब को चुना। आपने योगी जी को नाम नहीं लिया? योगी जी तो छोड़िए, वो तो हैं ही खुद ही आरएसएस के। हाँ। उनसे क्या, वो तो हमारे सामने हैं ही हैं जो हैं वो। लेकिन मैं ये बात मानता हूँ बीजेपी के अंदर एक चीज़, कि वो लोग जो हैं खुले हैं हमारे सामने, जो भी बात कर रहे हैं खुल के कर रहे हैं, ठीक है, हमें उनसे इसीलिए हम जानते हैं। लेकिन ये लोगों से लड़ाई है मेरी, ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी, ये बहुजन समाज, ये आम आदमी, इनसे लड़ाई है मेरी, कि ये दिल में तो कुछ है, ज़बान पे कुछ है, तो इसलिए मेरी इनसे लड़ाई है। इन्हीं बातों पे आपको जो है बीजेपी की टीम का कह दिया जाता है? बीजेपी की टीम हमको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सच्चाई को बयान कर रहे हैं। हम जो नौजवान हैं, जिसको बेवकूफ़ बना के 70 सालों से रखा, लोरी सुना, जैसे कि शोले पिक्चर में कहते थे नहीं कि सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, वैसे ही हम मुसलमान नौजवानों से और मुसलमानों से कहा जाता है कि बेटा वोट दे दे वरना बीजेपी आ जाएगी। तो जब हम ये चीज़ें खोल के बयान करते तो इनको तकलीफ़ होती है। इनको तकलीफ़ इस चीज़ की होती है कि तो हम आएँ तो हमारे लिए हार लेकर खड़े रहो, हमारे लिए कुर्सी सजा दो, हमारे लिए स्टेज सजा दो, हमारे लिए माइक सजा दो, हम बोलें तुम ताली बजाओ और वोट डालो। हम अगर ये कहें कि मैं खुद को भी वोट दे के जीत सकता हूँ, जब ये सुनते हैं तो पागल हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये क्या बात कर रहे हो। तो जब इस चीज़ को हजम नहीं कर पाते तो कहते हैं कि ये मिले हुए हैं, ये बी टीम है, ये फला टीम है, ये इनकी पॉलिटिक्स। तो मुसलमानों को स्टेज से उतारा जा रहा है समाजवादी पार्टी को। तो यही चीज़ तो हम बताना चाह रहे हैं
यही चीज़ मैंने आपसे कही ना कि जब इन्होंने देखा कि ये अपनी क़यादत की, अपनी लीडरशिप की, अपने हक की बात करने लगे, तो फिर इन्होंने कहा भैया अब इनको बताना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स चल रही है, ये ख़राब पॉलिटिक्स चल रही है, जिसके खिलाफ ओवैसी साहब भी कहते हैं। हमारी पार्टी और हम खुले तौर से कहते हैं कि हम लोग ना किसी धर्म के खिलाफ हैं, ना किसी जाति के खिलाफ है। हमारी लड़ाई हिंदुत्व यानी कि आरएसएस की आइडियोलॉजी से, और ये लोग उसी आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं। आज जो हम देख रहे हैं कि स्टेज पर से किस तरह से मुस्लिम नौजवानों को धक्के दिए जा रहे हैं, उतारा जा रहा है, वो यही एक पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि देखो हमारे पास ना क्या है ना, हमारे पास तुम्हारी इज्जत नहीं है, ये चीज़ करने की कोशिश की जा रही है। ये सब एक वेल प्लान्ड है, ये सब ऐसे नहीं हो रहा है, ये एक संयोजक है, एक वेल प्लान्ड तरीके से किया जा रहा है। मगर वो तो अब भी इसी में खुश हैं। वो मजबूरी है ना बेचारों की। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 75 सालों में हमारे पास जब देश ये आज़ाद हुआ ना, तो देश आज़ादी होने के बाद कन्वेंशन सेंटर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या कहा था मालूम आपको? उन्होंने कहा था कि मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है, तुम्हारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और उस दिन से मुसलमानों का विकल्प ख़त्म हो गया। तो 75 साल का रोना है ये, 75 साल से मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है। आज जब मुसलमानों के पास, दलित भाइयों के पास और हर उस दबे कुचले के पास जब एक विकल्प निकल के आया है, तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। कांग्रेस का नाम लिया आपने जी, मुझे याद आ गया कि एक शायर जो है वो नेता बन गया। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस में, एक शायर कांग्रेस में, एक शायर ओवैसी के साथ में। देखिए फ़र्क यही है, उनकी मैं बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, उनकी बात मैं क्या करूँ, उनकी तो ज़मानत ही जब्त हो गई थी मुरादाबाद के अंदर, ठीक है, इमरान साहब की लड़े थे चुनाव सांसदी का, तो उनकी मैं क्या बात करूँ। कभी अतीक अहमद साहब के स्टेज पर खड़े हो जाते हैं, कभी मुख्तार अंसारी साहब के स्टेज पर खड़े हो जाते हैं, कभी फला ने बुलाया तो खड़े हो जाते हैं, कभी आज अब कांग्रेस से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो कांग्रेस साथ है, इनका कोई भरोसा थोड़ी ना है। आज कांग्रेस के साथ है, कल हो सकता है किसी और के साथ चले जाए। तो ये जो नौजवान है हमारा मुस्लिम, ये समझ रहा है इन लोगों को कि ये बेवकूफ़ बनाने की राजनीति तुम्हारी अब ख़त्म हो रही है। इसमें बड़ा पद दिया है इमरान प्रतापगढ़ी को। भाई पद ही तो दिया है ना, हम तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। भाई अगर एक बात बताइए कि केजरीवाल कहते हैं कि हम 24 घंटा पानी बिजली फ्री दे देंगे, वो ये बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि हिस्सेदारी दो। अगर मुस्लिम डिप्टी सीएम बनता है तो अगर डिप्टी सीएम बनेगा तो क्या वो सारे काम नहीं होंगे? क्या फिर बिजली की मांग नहीं होगी, फ्री करो, उसे 300 यूनिट कम करो, या जो है पानी फ्री करो, फला फ्री करो, और बच्चों को शिक्षा दो। एजुकेशन में मुसलमान नहीं है, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, यूनिवर्सिटीज़ खोलो, अलीगढ़ मुस्लिम जैसी यूनिवर्सिटी और होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। तो जब हमारा डिप्टी सीएम होगा तो वो करेगा कि नहीं करेगा, आप बताओ ना। तो हम तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। शायर भी हैं, राजनेता भी हैं। इमरान प्रतापगढ़ी शायर भी हैं और राजनेता भी हैं। बिल्कुल। आप इमरान प्रतापगढ़ी को शायर अच्छा मानते हैं, राजनेता? देखिए, मैं उनको सियासतदान अच्छा मानता हूँ, मैं उनको शायर तो मानता ही नहीं, पहली बात। क्योंकि शायरी वो होती है कि जहाँ पर गलत हो, जहाँ पर ना, देखिए शायर मैं भी हूँ, अगर मैं भी चाहता तो मैं भी कई पार्टियों में जा सकता था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्यों नहीं गया। क्योंकि अगर मैं वहाँ पर जाता तो मैं वो बात ना कह सकता जो मैं ओवैसी साहब के मंच पे खड़ा होकर कह सकता हूँ। मेरे दिल में जो दर्द है मैं कांग्रेस पार्टी के मंच से नहीं कह सकता। मेरे दिल में अगर दर्द है मुजफ्फरनगर का तो मैं समाजवादी के मंच से नहीं कह सकता। मेरे दिल में अगर दर्द है बाबरी का तो मैं कांग्रेस के मंच से नहीं कह सकता। लेकिन मैं ओवैसी साहब के मंच से हर बात कह सकता हूँ, मैं हर बात उठा सकता हूँ। अगर किसी दलित पर अत्याचार होगा तो मैं उठा सकता हूँ, किसी पे भी होगा मैं उठा सकता हूँ। वैसे साहब मुझे नहीं रोकेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी को तो जहाँ भी मॉब लिंचिंग होती है जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ आप देख लीजिए क्या उठाई, अभी कितनी मॉब लिंचिंग, अभी देख लीजिए क्या कहते हैं, अभी आपने नाम लिया था कासगंज का, वहाँ पे हुआ, कहाँ गए? अभी एक जगह गए थे बिहार में कहीं पर, वहाँ पे मीडिया गई थी, आप जैसे साथी गए थे, इनकलाबी साथी, तो उन्होंने जब बाइट लिया तो उन्होंने कहा कि हमको तो कोई पैसा वैसा नहीं मिला। तो ये सब फर्जी के नाटक हैं इन लोगों के, हम इन लोगों पे बात नहीं करना चाहते। ये लोग तो दिल से उसी दिन हमारे उतर गए थे जिस दिन ये कांग्रेस पार्टी में चले गए थे। अच्छा, आपने जो ओवैसी के लिए जो नज़म लिखी है वो सुनना चाहेंगे हम। ओवैसी साहब के लिए नज़म जो लिखी है, ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं, लेकिन एक ही मिसरा सुनाऊँगा उसका, ठीक है, क्योंकि कल मैं इंशाल्लाह पढ़ूँगा फिर कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अब जो सियासत चल रही है, मैं उस पर एक ओवैसी साहब के लिए मैंने एक नज़म लिखी है कि बना लो मजलिस की सरकार। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि मजलिस की सरकार कैसे बना लोगे, तो हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव होगा ये मेरा चैलेंज है
तमाम पार्टियों को कि अब की तुम अगर सरकार तुम्हें उत्तर प्रदेश की बनाओगे तो बिना ओवैसी साहब के सपोर्ट के कोई सरकार नहीं बना पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बना लो मजलिस की सरकार, बना लो मजलिस की सरकार। मैं क्यों कह रहा हूँ, अब सुनिएगा, मेरा दर्द सुनिएगा कि गैरों के पीछे तो तुमने बहुत उठाया झंडा। 70 साल से मुसलमान कभी कांग्रेस का, कभी फलां का, कभी फलां का, कभी फलां का झंडा उठा रहा। तब मैं कह रहा हूँ कि गैरों के पीछे तो तुमने बहुत उठाया झंडा, बदले में तुमने क्या पाया, सिर्फ पुलिस का डंडा। बदले में तुमने क्या पाया, सिर्फ पुलिस का डंडा। बहुत ज़मीन पे बैठ चुके, बहुत ज़मीन पे बैठ चुके, अब कुर्सी है तैयार, बना लो मजलिस की सरकार, बना लो मजलिस की सरकार, बना लो मजलिस की सरकार, बना लो मजलिस की सरकार। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का वोट है 7% या 8%, लेकिन वो फ़ख्र से कहते हैं कि आओ हमारा साथ दो, हम सरकार बना के दिखाएंगे। कुछ लोगों का वोट है 2%, अखिलेश यादव उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि हम तुमको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन जिसकी आबादी 22% है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो निर्णायक होता है सेकुलर पार्टी का कि कौन विपक्ष में बैठेगा कि नहीं बैठेगा, उसको आपने देख लिया। आपने भी सवाल पूछा था मुझसे कि उनको तो स्टेज से हटाया जा रहा है, तो वो क्यों हटाया जा रहा है, मेरा दर्द सुनिएगा कि 7-3% वाले मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 7-3% वाले मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 20% वाले बैठ के झुनझुना बजाते हैं, 20% वाले बैठ के झुनझुना बजाते हैं, 7-3% वाले मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 20% वाले बैठ के झुनझुना बजाते हैं। मत कहो एजेंट उसको यारो, मत कहो एजेंट उसको यारो, देश का है वफादार, बना लो मजलिस की सरकार, बना लो मजलिस की सरकार। इमरान प्रतापगढ़ी के लिए कोई शेर है आपके पास? इमरान प्रतापगढ़ी मैं उन पर बात नहीं करना चाहता। देखिए वो मैं उनको बहुत मानता था पहले, मैं आपको कसम से बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने अगर पॉलिटिक्स सीखी तो मैंने ओवैसी साहब से सीखी, लेकिन अगर मैंने शायरी सीखी तो मैंने उनसे सीखी। मुझे उनको देख के जब मैं छोटा था तो लगता था कि हाँ ये बंदा आवाज़ उठा रहा है, ये बंदा हक़ की आवाज़ उठा रहा है। मैं बहुत मुतासिर था उनसे, उनका बहुत सुनता था। लेकिन फिर जब मैंने उनका असली रंग देखा तो यकीन मानिए मेरा तो भरोसा ही उठ गया है। भाई आप देखिए ना कि जो बंदा हैदराबाद जाता है, कहता है मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मुख्तार अंसारी के पास जाता है तो कहता है कि जो है मुख्तार अंसारी जिंदाबाद, अतीक अहमद के पास जाता है तो कहता है कि अतीक अहमद जो है तेरे शहर पे अतीक अहमद का साया ज़रूरी है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर जाने कहते हैं कि जो है आप वोट काटने आए। तो कोई एक नहीं है इनके पास प्रोपेगेंडा, नौजवानों के लिए कोई प्रोपेगेंडा नहीं।